Okay friends, now we will discuss Newton's second law of motion. ठीक है, it is one of the difficult law of motion to understand. I mean ये थोड़ा सा difficult इसलिए क्योंकि इसके जो wordings हैं, ठीक है, एक लंबा सेंटेंस रहता है एंड उसको ऑल टुगेदर समझने में याद रखने में, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट अगर आप उसको एज सेंटेंस पूरा रट्टा मारोगे लिखने के लिए तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से उसको समझ के रखना होगा। ठीक है, तो पहले मैंने वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ठीक है, उसको मैं रीड करूँगा एंड धीरे धीरे फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे कि क्या है वो। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक सेकंड, अरे यार पापा आवाज आ रहा है उधर से। ओके सॉरी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? देखो, चेंज मोमेंटम आप लोगों को पता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम और उसका रेट। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन में पढ़े थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको क्या लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को v2 माइनस v1 बाई टी, है कि नहीं? यही था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। वैसे यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, मोमेंटम के चेंज होने का रेट। ठीक है, तो मोमेंटम के चेंज होने का रेट मतलब, ठीक है, मोमेंटम हम लोग पी से जनरली डिनोट करते हैं, हम लोग मैंने बताया था। तो मोमेंटम के चेंज होने का रेट यानी कि p2 माइनस p1 अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मैं मतलब न्यूमेरिकली फॉर्मूला के हिसाब से भी समझाऊंगा एंड देन प्रैक्टिकली क्या है वो भी, डोंट वरी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो भी होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब आप फोर्स कम लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम रहेगा, फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब, इसको अगर इक्वेशन वाइज लिखा जाए, ठीक है, देखो तो ये लिखाई पढ़ाई में आ रहा है, मतलब कैमरा में दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो ये कंप्लीट, ये जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा, मैथमेटिकली मैं उसको इतने से फॉर्म में लिख सकता हूँ, p2 माइनस p1 अपॉन टी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए एंड दैट शुड बी अनबैलेंस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग जाए, बैलेंस हो जाए, नहीं। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा रेट ऑफ, बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मोमेंटम, देखो मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी, उसका भी अपना एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसको प्रैक्टिकली अब मैं समझाता हूँ। आई थिंक सबसे पहले तो ये इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एटलीस्ट, लेकिन अब इसका फिजिकली क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको एनालाइज करना है वो बताते हैं। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है गैस, ठीक है। चलो इसी चीज़ को मैं प्रॉपरली इसमें समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। मान लो पहले एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, मार्कर देखेंगे, फिलहाल मान लो ये रेस्ट पे है, ठीक है, यानी कि इसका मोमेंटम भी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, मास इसका कुछ है। अब इसको मैं एफ फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इसको एफ फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका मोमेंटम इसी तरफ चेंज होगा ना, इसी तरफ ये बढ़ेगा। ऐसा तो हो, ऐसा कभी देखे हो कि अपन बैलेंस फोर्स इधर लगा रहे हो, बॉडी इधर आने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो उसमें लिखा था इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, नाउ इट इज मूविंग विथ v वेलोसिटी, इनिशियली u था 0, अब कुछ v वेलोसिटी से चलने लग जाएगा एंड एक्सेलरेट होगा ऑफ कोर्स, खैर वो बात अभी छोड़ दो। तो मोमेंटम चेंज होता रहेगा, यानी कि पहले u, फिर कुछ एवरी, हर टाइम पे जब तक फोर्स लगता रहेगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। अभी कुछ v1 v2 v3 ऐसा होता जाएगा, यानी कि हर सिचुएशन में बोला जाए तो
मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा। जैसे इस पोजीशन में मोमेंटम 0 रहेगा, कुछ देर बाद अभी भी एफ फोर्स लगे जा रहा है, हटाए नहीं, लगते जा रहा है, फिर एम वी वन हो जाएगा, फिर एम वी टू हो जाएगा, एम वी थ्री हो जाएगा, है ना। मास में चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होता जाएगा जब तक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसीलिए उसका मोमेंटम चेंज होता जाएगा, ठीक है। यानी कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, और जो ये जो इसका जो रेट ऑफ चेंज है ना, जैसे इसको बोल दिया ये P1, इसको बोल दिया मान लो, इसको बोल दिया P2, तो इन दोनों में कुछ चेंज है, P2 P1 से बड़ा है, यानी P2 माइनस P1 मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसको बोल दो MV2 माइनस MV1, ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना। P2 P1 का वैल्यू पुट कर दे, और ये कितना से कितना टाइम में इंक्रीमेंट हुआ, T टाइम में, ठीक है। तो नाउ दिस थिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही तो पिछले बार जो मैं इक्वेशन लिखा था P2 माइनस P1 बाई टी, उसको लिखो या फिर ये लिखो, बात एक ही है, राइट। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, आई थिंक अब आप लोग को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका आगे और देखते हैं, ठीक है। पिछले वीडियोस में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था F इज इक्वल टू एम ए का डेरिवेशन बताना है। तो F इज इक्वल टू एम ए का डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि वो सेकंड लॉ से डिराइव होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको डिराइव कर लेंगे, ओके। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये रहा। अब देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, ठीक है। जो चीज मैं लिखा था P2 माइनस P1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट। यानी कि ये हो गया MV2 माइनस MV1 अपॉन T, ठीक है। तो मास को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनरली कोई बॉडी रहता है अपने मोशन के दौरान मास उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ भी कंसिडर किया जा रहा है कि मास चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। तो दैट इज, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। MV2 माइनस MV1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई पूछे व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट बोलो तो दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा, ये चीज आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है। एनीवे एक सेकंड रुक जाओ, इन दोनों में m कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप में क्या हो जाएगा, m अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा ये V2 माइनस V1 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा, m इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि V2 माइनस V1 अपॉन T ही होता है F, राइट। ओके, ठीक है। एक्चुअली दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। तो यहाँ पर से हम लोग V2 माइनस V1 अपॉन T को एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में रब कर देते हैं। एक्चुअली मैथमेटिकली ये तो खैर सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वर्डिंग्स हो गया, ठीक है। एक्चुअली जब लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात देखिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मार्कर में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V2 माइनस V1 अपॉन T, राइट। एक्चुअली बोला जाता है कि ये जो फोर्स है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू MA, यहाँ तक मैं बता दिया, बिकॉज V2 माइनस V1 अपॉन T इज इक्वल टू A, ठीक है। अब आप लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा, तो मैं अभी आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है। कभी भी इस सिंबल को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, यहाँ से अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। उस कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट होता है विद सम एक्सपेरिमेंट्स या विद द हेल्प ऑफ सम अदर इक्वेशंस। वो साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे, F इज इक्वल टू K, एनी कांस्टेंट होगा कुछ, अभी इसका वैल्यू नहीं पता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 500, 1, तो कुछ भी एक कांस्टेंट इनटू MA, ये हो जाएगा फार्मूला फोर्स का। फिर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया या कुछ और कैलकुलेशंस वगैरह किया, तो उनसे उनको पता चला, बेसिकली मस्ट बी आइजैक न्यूटन नहीं, ठीक है। उनको क्या पता चला कि वो जब एक्सपेरिमेंट से कि K का जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो K वाज फाउंड टू बी 1, ठीक है, K का वैल्यू 1 ही आ रहा था। तो अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया F इज इक्वल टू MA में,
right? If k is equal to 1, then I can write F is equal to ma. So this is basically the derivation for force is equal to mass into acceleration. तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि F is equal to में एक एग्जांपल मैंने डायरेक्ट नोट लाइक पुट कर दिया था. अभी ये प्रॉपर मैं डेफिनेशन बता दिया कि कहाँ से आता है. One of the most important derivations and one of the most important concept कि force applied is equal to mass into acceleration. Acceleration of the body, mass of the body, and this force is, ये कौन सा force है? External force है, external unbalanced force. ठीक है. इसका आप ऐसा यूनिट, अब इसका अगर हम लोग देखो यूनिट अगर निकालना चाहें, ये देखो मास का हो जाता है kg इंटू एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. एंड इसी को न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, ऐसा न्यूटन. ठीक है, जैसे ठीक है F इज इक्वल टू ma जो आएगा, या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है. ठीक है, ऐसा यूनिट इज न्यूटन. तो समवन आस्क दिस इज न्यूटन क्यों नाम रखा गया कि बिकॉज टू गिव ऑनर टू सर आइजैक न्यूटन ओनली. ठीक है, क्योंकि उन्हीं का लॉज है सारा. तो इसलिए फोर्स का जो यूनिट होता है वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज न्यूटन. तो जैसे मास अगर किसी बॉडी का है लेट्स से 2 kg, एक्सेलरेशन दे दिया कि वो लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं. ठीक है, या फिर बेसिकली ऐसा मान लो मास है इसका 2 kg, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन्स का, तो कितना से एक्सेलरेट करेगा, तो वो निकल जाएगा F इज इक्वल टू ma से. F के बदले 10 पुट करो, m के बदले 2 एंड देन कैलकुलेट कर लो हो a. ठीक, तो एक्सेलरेट कितना से करेगा वो बॉडी पता चल जाएगा. या फिर कभी कभी मास भी नहीं दिया हो, एनीथिंग, वो जो भी अब इन इसी क्वेश्चन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला F इज इक्वल टू ma. नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और अभी ये काफ़ी थ्योरेटिकल हो गया जो भी पॉइंट्स था, इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियो एक और मैं आप लोग को बनाकर बताऊंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. समझ में